नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने छत्तीसगढ़ में विकास की एक नई परिभाषा गढ़ी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की अस्मिता को एक नई पहचान दिलाई और जिन्होंने विकास को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ताने बाने से ऐसा बुना कि उसकी चर्चा, उस विकास के मॉडल की चर्चा आज पूरे देश में है। पूरा देश जिसकी चर्चा लगातार कर रहा है। ऐसी शख्सियत है हमारे साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। 3 साल पूरे होने जा रहे हैं सर, 3 साल पूरे होने जा रहे हैं और आप इस सफर को किस रूप में देखते हैं? क्योंकि पहले आपकी ये बात की, ये जो पूरा सफर है 3 साल का, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, 3 साल बड़े कठिन समय रहे हैं, जिसमें 2 साल कोरोना के थे, पूरे मानवता के लिए एक चुनौती के रूप में, और 1 साल चुनाव के थे। उसके बाद भी हम लोगों ने लगातार जो जनहित के मुद्दे हैं उसमें काम करते रहे। विकास केवल कंक्रीट का जंगल खड़ा करने से नहीं होता। जरूरी है सड़क भी बने, पुलिया भी बने, स्कूल भी बने, हॉस्पिटल भी बने, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन आना चाहिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, यदि जीवन स्तर में परिवर्तन आए तो सबसे पहले उसके आम लोगों की जेब में पैसा होना चाहिए। तो इसलिए किसानों की ऋण माफी, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की शुरुआत, फिर बाद में केंद्र सरकार का अड़ंगा के बाद हमने 9000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इनपुट सब्सिडी, जो राजीव गांधी के नाम से। उसी प्रकार से जो भूमिहीन श्रमिक है उसके नाम से भी हम लोग योजना हम ला रहे हैं। तीसरा, 40% जंगल है, आदिवासी बड़ी संख्या में वहां रहते हैं, निवास करते हैं। तो 4000 प्रति मानक बोरा दर से तेंदुपत्ता, समर्थन मूल्य में लघु वनोपज खरीदी करना, देश में पहली बार कोदो कूट की रागी का समर्थन मूल्य घोषित करके खरीदी की व्यवस्था करना, और गोधन न्याय योजना के माध्यम से जो कुछ भी ना कर सके, जिसे कुछ भी नहीं है, तो वो गोबर इकट्ठा करके विक्रय करके भी कुछ 4 पैसे कमा सकता है। और उस गोधन न्याय योजना के माध्यम से हमने बहुत सारे एक काम करके बहुत सारे लक्ष्यों को साधा है। सबसे पहली बात यह है कि गोबर खरीदने से लोग पशुओं को की देखभाल करना शुरू किए, उससे उसका चारा की व्यवस्था होने लगी। जो रोड एक्सीडेंट होता था, जो फसलों के जो नुकसान लगातार मवेशी के कारण से हो रहा था, उसमें बचत आई। और फिर उसको हमने अर्थ से जोड़ा और गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाया। 14 लाख क्विंटल हमने वर्मी कंपोस्ट बनाया, 54 लाख क्विंटल गोबर खरीदा एक साल में, वर्मी कंपोस्ट 14 लाख, और ये वितरण करने का काम, खेतों तक पहुंचाने का काम, वो सिस्टम डेवलप किया। उससे आज डीएपी की जो कमी दूसरे राज्य जूझ रहे हैं, हमारे एक सब्स्टिट्यूट के रूप में वर्मी कंपोस्ट है, जिसका लाभ लोग ले रहे हैं। फिर वहीं तक हम नहीं रुके, गोबर से वर्मी कंपोस्ट है, दिया बनाने का काम है, गो कास्ट है, गोनाइल, उस गोमूत्र से गोनाइल वगैरह भी बना रहे हैं। साथ ही उससे बिजली उत्पादन भी हम लोग करना शुरू किए हैं, और अब गोबर का पेंट भी बनाने के लिए एमयू किए हैं। तो ये उसको पूरे पशुधन को है, उसको हमने अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया। तो गौ माता केवल नारा भर नहीं लगा रहे हैं, हम सही मायने में छत्तीसगढ़ सरकार है गौ माता की सेवा कर रही है। मुख्यमंत्री जी, यही जुड़ा एक सवाल है कि गोबर जिसको अभी तक माना जाता था अपशिष्ट पदार्थ है, फेंक दो, कचरा समझा जाता था, उसको आपने इस तरीके से जोड़ दिया ग्रामीण अर्थव्यवस्था से कि आज पूरे देश में इसकी चर्चा है, पार्लियामेंट्री कमेटी इसकी चर्चा कर रही है, अनुशंसा कर रही है कि और भी राज्य इसको लागू करें। मतलब इतनी बड़ी सोच। तो ये सब जानना चाहते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री के मन में ये सोच कहाँ से आई कि गोबर का भी ये सब हो सकता है? देखिए, ये एक समय था जब एक युग था जिसे पशुपालन युग के नाम से जानते हैं। एक युग था कृष्ण का, जिसमें गौ माता की खूब सेवा की गई। और एक आज की स्थिति है जिसमें मशीनीकरण हो गया है। अब बैलों की जरूरत नहीं खेतों पे, क्योंकि मशीन आ गए हैं, ट्रैक्टर आ गए हैं, हार्वेस्टर आ गए हैं, वो सारी चीजें हो गई, तो उसमें बैल की उपयोगिता बहुत कम रह गई है। दूसरा ये कि डेयरी है वो लाभदायक नहीं रहा। ऐसे में जो चरवाहा है उसको भी बराबर
भुगतान नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी बातें हैं जिससे फसल नुकसान होना, किसान पूरा प्रभावित होना। तो उसके जड़ तक हमने पहुंचे कि आखिर इसका निदान क्या हो सकता है। और उसमें सभी लोग विचार विमर्श करके इस निष्कर्ष पहुंचे कि इसे गोबर खरीदी की जाए। बहुत सारी सरकारों ने गौशालाएं बनाई, गौशालाओं को अनुदान दिया, लेकिन गाय दुबली होती गई और जो गौशाला चलाने वाले मोटे होते गए। बहुत सारी गौशाला चलाने बहुत पूरे समर्पण के भाव से कर रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बड़ी मौतें हुई गायों की, और लेकिन उसके कारण बहुत सारी गाय की मौतें हुई। तो इसका निदान क्या है, इसका इस प्रश्न का उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर ये है कि गोबर खरीदी की जाए। गोबर खरीदी करेंगे तो लोग जानवरों को घर में रखेंगे और उसको चारा भी खिलाएंगे, फसल भी बचेगी, एक्सीडेंट भी नहीं होगा। तो लोगों के एक प्रकार से गोधन से उसका जुड़ाव हो जाएगा। और उसे हाँ, उसके बाद देखिए स्वच्छता का हम तीसरी बार इनाम लिए, स्वच्छतम प्रदेश का। शहरों में भी आपको गोबर वही है सवाल वही है क्या कि स्वच्छता में 3 साल लगातार अव्वल और मुख्यमंत्री के रूप में पूरे देश में अव्वल। तो ऐसा क्या, कौन सी जादू की छड़ी रखे हैं लोग? मतलब कहते हैं कि इस तरीके का काम कर जाना कि 3 साल में इतनी उपलब्धियां हासिल कर लेना, ये मतलब चमत्कार से कम नहीं है। देखिए एक चीज है कि सफाई को भी अर्थव्यवस्था हमने जोड़ा। जो स्वच्छता दीदी जो करीब 10,000 हैं वो खूब काम कर रही हैं जी। उसका मानदेय हमने बढ़ाया ही, लेकिन उससे जितने भी गीला कचरा है, सूखा कचरा है, उससे भी पैसा कमा रहे हैं। और फिर गोबर भी जुड़ गया, उसे भी पैसा मिल रहा है। तो जब उसे कोई भी कार्यक्रम को यदि आप अर्थ से जोड़ेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। तो यही काम हम लोगों ने किया कि उसे खाद बनाओ, उसे दूसरी चीजें और बनाओ जो बन सकता है, बिजली उत्पादन करो। ये सब करने के कारण से कि लगातार हम तीसरी बार प्रथम स्थान पर है स्वच्छता में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सब वर्ग के लोगों के जेब में पैसा कैसे जाए, ये हमारी चिंता रही है। तो इस कारण से सब वर्ग इसे प्रसन्न है। सेम साहब, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, वर्षों से जाना जाता है। धान की यहाँ फसल वेराइटीज यहाँ जो है वो देश दुनिया में कहीं नहीं होती हैं। ऐसे में आपने जो संकल्प, एक बड़ा संकल्प लिया था जिसको कि आपने धरातल पर उतार दिया। संकल्प आपका था चुनावी वादे के रूप में, लेकिन सरकार बनते ही आपने वो संकल्प निभाया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, किसानों को समृद्ध करने के लिए आपने जो बड़े उपाय किए कि उनको 2500 रुपये में देना है। और उतना ही नहीं, आपने खरीदी का भी रिकॉर्ड, अपना ही रिकॉर्ड आप तोड़ते चले गए। तो इसकी वजह मतलब जो चुनावी वादा था उसके बाद जो किसानों की समृद्धि थी, इसमें रुकावटें भी तमाम आई, लेकिन आप पीछे नहीं हटे। देखिए मैं किसान हूँ, मैं जानता हूँ, और लोग लगातार कृषि से विमुख होते जा रहे हैं क्योंकि अब कृषि है वो लाभदायक धंधा रहा नहीं, और इस कारण से लोग उससे अलग हटते गए। वो लोग जिसको नौकरी मिल पा रहा है, वो लोग जो दूसरे व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं, वो खेती कर लेते हैं। तो ये स्थिति बनी। लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने जहां 2500 रुपये में खरीदना शुरू किया और तमाम प्रकार के रुकावटें आई कि आप 1 रुपया भी अधिक देंगे तो बोनस कल आएगा, और आप बोनस देंगे तो आपके स्वयं चावल जमा नहीं करेंगे। अभी तक बारदाना के लिए परेशान कर रहे हैं, तो उसना चावल के लिए परेशान कर रहे हैं। फिर भी हमने किसानों के जो वादा किया था उससे हम पीछे नहीं हटे। उसका प्रमुख कारण यही है कि कृषि को हमने लाभकारी धंधा बना दिया। जो स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट थी जिसमें उसमें लागत खर्च भी जोड़ा जाए, भूमि की कीमत जोड़ा जाए, तो उसको भी ध्यान में रखते हमने 2500 रुपये किया था। आज देश में 1000-1200 रुपये क्विंटल में धान बेचने के लिए बाध्य लोग, वहां 2500 रुपये में यदि खरीद रहे हैं तो हुआ क्या उससे कि लोगों के, किसानों के आय में वृद्धि हुई, और किसान कृषि है वो लाभ का धंधा हो गया। तो इसी कारण से 15 लाख किसान पहले धान बेचते थे, आज 22 और 23 लाख किसान हो गए। जो 60 लाख मीट्रिक टन धान बेचते थे, पिछले साल 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे। इस साल तो 1 करोड़ मीट्रिक टन से भी ऊपर जाने की संभावना है। तो लगातार कृषि भी बढ़ा, रकबा भी बढ़ा, किसानों की संख्या भी बढ़ी और उत्पादन भी बढ़ा। तो उसके कारण से
लगातार किसी के क्षेत्र में लोग बढ़ते गए और उनके जब क्रय शक्ति बढ़ी तो बाजार में भी रौनक आया। जी। सीएम साहब, कोरोना का वो दौर अभी भी वो चल ही रहा है, तमाम एहतियात गाइडलाइंस हैं, उसका भी लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार जब बनी, आपने जब नेतृत्व संभाला, 1 साल बाद ही वो महामारी, ऐसी महामारी जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, आपने कमान संभाली ही थी कि ये चुनौती सामने आ गई। और चुनौती ऐसी थी कि मतलब एक ऐसा अज्ञात शत्रु था जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। उस बीच आपको विकास की बातें सोचनी है, जनहित से जुड़े मुद्दों पर काम करने के लिए आगे बढ़ना है और साथ ही महामारी से बचाव भी करना है। उस वक्त क्या सीएम साहब थोड़ा सा भी विचलित हुए? चुनौतियां आई और उसमें समय ज़्यादा देना पड़ा। और जब ये सब चीज़ें, जब सबसे राय विचार विमर्श करके आप निर्णय लेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। कोरोना आया, दूसरे राज्यों में बहुत परेशानियां हुई, लोग भटकते रहे, सड़कों पे आए। छत्तीसगढ़ में वो नौबत नहीं आई। यहाँ तो अर्थव्यवस्था भी क्यों? क्योंकि उस समय व्यापारियों से, उद्योगपतियों से बात हमने की। फिर दूसरी जो लहर आई तो उसमें आप देखेंगे मुख्य सचिव से लेके आप मितानिन तक से हमने बात की और सबसे सहयोग लिया और वो उन लोगों से सुझाव भी लेते थे और जो अच्छा काम कर रहे हैं उसकी तारीफ भी करते थे। तो उससे वहीं वहीं निर्णय कर लेते थे। रोज एक बैठकें होती थी, रोज समस्याएं आती थी, रोज फैसला कर लेते थे। तो जहां जो समस्या आई वहीं निर्णय हो जाता था और इसके कारण से अधिकारी कर्मचारियों को भी और आम जनता को भी सुविधाएं मिली। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जब केंद्र ने आवागमन रोक दिया था, उस समय जब शुरू हुआ था, तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने उनको खाना खिलाया, चरण पादुका दी। मतलब ये भी एक मिसाल था पूरे देश में। जी, सरकारी अमले लगे हुए थे, लेकिन आम जनता ने, गुरुद्वारा कमेटियों ने कहो, चाहे सामाजिक संगठनों ने कहो, चाहे जैन समाज की बात कहो, अग्रवाल समाज की बात कहो, चाहे विभिन्न हमारे और अन्य समाज, साहू समाज, कुर्मी समाज, कौन सा समाज है जो आगे बढ़ के सहयोग न किया हो? हमने आह्वान किया। अब मुख्यमंत्री यदि किसी से सहयोग मांगे तो खुशी खुशी से देता, तो वो काम हमने किया। इस कारण से यहाँ कोई अराजकता की स्थिति नहीं आई। हमने दुकानें भी बंद की तो व्यापारी से पूछ के कि कब खोलना है, कब शुरू करना है, लगातार हम चर्चा करते रहे। दूसरे राज्यों में तो लाठियां बरसानी पड़ी, लेकिन यहाँ वो नौबत नहीं आई। सीएम साहब, वो प्रदेश की बात करें तो बस्तर का क्षेत्र हो या फिर जो दूरस्थ और भी अंचल हैं, वनांचल हैं, वहाँ पर एक कुपोषण बड़ी समस्या रही। कुपोषण से कहा जाता था कि प्रदेश कुपोषित राज्यों की ऐसी श्रेणी में है कि पता नहीं कब बाहर निकलेगा या फिर कब इस चुनौती को स्वीकार करेगा। इस दिशा में आपने एक बड़ा काम किया और जो रिजल्ट आ रहे हैं सामने वो बिल्कुल सकारात्मक हैं, कहीं ना कहीं संतोष दिलाते हैं। देखिए, ये तो उस समय जब मुख्यमंत्री बना तो किसी पत्रकार ने मुझे दिल्ली में पूछा था, आप प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या किसको मानते हैं? वो स्वाभाविक रूप से उम्मीद कर रहे थे कि नक्सली होंगे। मैंने कहा नक्सली से बड़ी समस्या कुपोषण है, क्योंकि इसमें 37.5% लोग प्रभावित, बच्चे प्रभावित 5 साल के, 41.5% महिलाएं हैं वो एनीमिया से पीड़ित है, खून की कमी से। तो हमने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाया 2 अक्टूबर से और उसमें हमको 32% सफलता मिली। बस्तर में आप कहेंगे तो देखिए कि मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान हमने चलाया, 45% की कमी आई। सरगुजा में 60% की कमी आई। तो एक लक्ष्य लेके उसमें कहाँ क्या परेशानी आ रही है उसको दूर करते जाएं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। ये एक थोड़ी सी चर्चा इसलिए क्योंकि एक माहौल बनाने की प्रदेश में कोशिश की जा रही है, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। एक माहौल, छत्तीसगढ़ में ये माहौल कभी नहीं देखा गया कि धर्म को लेकर राजनीति हो, धर्म को लेकर ऐसी भावनाएं आए कि लोग कहीं ना कहीं उस पर विचार करें। एक ऐसी कोशिश जो हो रही है, तो मुख्यमंत्री के रूप में आप क्या संदेश देंगे जनता को जो ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं, जिस तरीके की पहल की? देखिए, छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो सरकार से नाखुश हो।
सभी वर्ग को हमने साधने की कोशिश की और सबको लाभान्वित भी किया और सभी लोग खुश भी हैं जी। एक वर्ग है या एक राजनीतिक दल है जिसे हम भारतीय जनता पार्टी का कहते हैं, वो हमसे नाराज है क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं, न किसान का, न मजदूर का, न आदिवासियों का। अब उसके पास केवल अब उसको नाराजगी दूर करने के लिए कभी सांप्रदायिकता का सहारा लेते हैं तो कभी धर्मांतरण का सहारा ले रहे हैं और उसको बढ़ चढ़ के उसको पूरी ताकत झोंक रहे हैं उसको बड़ा बनाने में, जो कि बेहद गलत है। राजनीति अपनी जगह है, मुद्दों के आधार पर राजनीति होना चाहिए। ये विद्वेष फैला के, घृणा फैला के समाज में आप समाज का भी भला नहीं करेंगे और अपना भी भला नहीं कर पाएंगे। प्रदेश की जनता शांति पसंद जनता है और यहाँ उस प्रकार से घृणा फैलाने की कोशिश करेंगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। ये कबीर की धरती है, ये गुरु घासीदास की धरती है, ये स्वामी आत्मानंद की धरती है, जहाँ शांति कण कण में व्याप्त है और ऐसे में आप इसको घृणा में बदलने की कोशिश करेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। आपने जिक्र किया जैसे तमाम जो महापुरुष आत्मानंद, स्वामी आत्मानंद स्कूल, जो इंग्लिश मीडियम के जो आपने स्कूल खोले, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। मैं भी बाहर जाता हूं तो उसकी चर्चा होती है, उस मॉडल की, उस स्कूल की, और वहाँ का जो स्तर है उसकी चर्चा होती है। निजी क्षेत्र के जो स्कूल हैं जितनी फीस लेते हैं, बच्चे सक्षम नहीं हैं, जो गरीब वर्ग के हैं, मध्यम वर्ग के हैं। तो ये विचार कैसे आया मुख्यमंत्री जी के मन में कि ये भी किया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा भी आंदोलन खड़ा किया जाए? देखिए, कोरोना काल में हम लोग बैठे थे अधिकारियों के साथ, तो मैंने कहा कि एक इन 18-20 सालों में इस प्रदेश में ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना है जिसमें IAS अधिकारी अपने परिवार के लोगों का इलाज कराए, और एक ऐसा स्कूल भी नहीं बना पाए जिसमें आप अपने बच्चों को पढ़ा सकें। तो मैंने कहा रायपुर के 2-3 स्कूल उस प्रकार से शुरुआत करें, और जब उसकी शुरुआत हुई तो उसमें सफलता मिली, और सफलता मिली तो फिर हमने विधायक लोग बोले कि हमारे यहाँ भी होना चाहिए। फिर उसके बाद 52 स्कूल खोले, उसके बाद 119 स्कूल खोले, कुल मिला के 172 स्कूल हो गया, पूरे प्रदेश हर ब्लॉक में हो गया है। तो इसमें गरीब घर के, जो लोअर मिडिल क्लास के, मिडिल क्लास के लोग हैं, जो अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं और अंग्रेजी माध्यम पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसको उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि उस खर्चा को वहन कर सकें, तो हमने फिर इसको निःशुल्क व्यवस्था की, और सारी सुविधाएं जो प्राइवेट स्कूल में होती है उसी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचरों की जो भर्ती है उसमें कोई समझौता हमने नहीं किया। उसका लाभ मिल रहा है कि गुणवत्ता में कोई समझाने, तो अच्छा एक वर्ग हमारा तैयार होगा। जी, पूरे प्रदेश भर, मतलब प्रदेश बाहर के प्रदेशों में इसकी चर्चा है, इस स्कूल की। सीएम साहब, आपने कहा कि मुद्दे नहीं बचे उनके पास, तो मुद्दे तो आपने सब छीन लिए, राम को भी आपने नहीं छोड़ा, तो अब क्या करें वो? मतलब राम वन गमन पर जो आपने सर्किट तैयार किया, जो परिपथ तैयार किया, आप एक बात थी, चर्चा हो रही थी कि राम के नाम पर राजनीति करते हैं, इतने वर्षों तक शासन हुआ उनका, लेकिन इस दिशा में नहीं सोचा और आपने आते ही काम करना शुरू कर दिया। ये लोग गाय के नाम से, राम के नाम से वोट मांगते हैं, जबकि हमारी छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसको हमने बढ़ावा देने का काम किया। गौ माता सच में सेवा करना शुरू किया है छत्तीसगढ़ सरकार और सब लोग मिलके। और दूसरा, हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, वही तो हमारी पहचान है जी। और उसको हमने सहेजने का काम किया। तो राम वनगमन पर्यटन परिपथ, जैसे पर्यटन भी हो और उस रास्ते से गुजरे तो ये भाव मन में आए कि भगवान राम, माता जानकी, लखन लाल इसी रास्ते से गुजरे थे, ये मन में भाव फीलिंग आएगी तो अच्छा ही लगेगा लोगों को। तो हम कोई वोट के लिए नहीं कर रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ में चाहे किसी युग में जो चीजें, अभी जैसे आप सिरपुर में देखें, बौद्ध सर्किट हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बड़ा परिसर हिंदुस्तान में और दूसरा नहीं मिलेगा जितना सिरपुर में, लेकिन इसको कोई उभारने की कोशिश ही नहीं हो रही है। हमारी कोशिश है वो पूरा इंटरनेशनल सर्किट में जुड़े हो। सब चीजें है इस प्रकार से। हमारे आदिवासियों की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देने का काम आदिवासी नृत्य महोत्सव कर रहे हैं, उसकी घोटुल, उसके देवगुड़ी, ये सब सहेजने काम हम लोग लगातार कर रहे हैं।
सीएम साहब, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं भी इतने सवाल पूछने के बाद इस क्रम पे आ रहा हूँ, नक्सलवाद की चर्चा प्रदेश में उतनी नहीं है। देखिए उसका कारण यही है तो कि पहला सवाल ये होता था। हाँ, पहले तो यही होता था। अब इसलिए कि देखिए हमने बंदूक का जवाब बंदूक से दे के देख लिया। जितनी गोलियां हमने चलाई उतनी गोलियां उधर से भी चली, उतने ही आदिवासी मारे गए, उतने जवान शहीद हुए, नक्सली भी मारे गए। लेकिन समस्या बढ़ती गई, क्षेत्रफल बढ़ता गया, लोग प्रभावित हुए, पीड़ित हुए, दुखी हुए। दूसरा पहलू ये है कि जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो समस्या है उसकी तरफ हमने ध्यान दिया। आदिवासी हमेशा से जल जंगल जमीन से जुड़े हुए हैं, तो उसकी जमीन देने का काम, उसके जो जल है उसे सहेजने का काम, जो नरवा कार्यक्रम है वाटर रिचार्जिंग का, वो करने, और फिर जंगलों में उसको अधिकार देने का, फॉरेस्ट एक्ट, और जो लघु वनोपज है उसकी मूल्य देने का, वैल्यू एडिशन करने का। तो उसके पास पैसा पहुंचने लगा। उसकी जो संस्कृति है, देवगुड़ी है, उसकी धार्मिक ये, उसमें सैकड़ों की तादाद में हम देवगुड़ी बनाए, घोटुल बना रहे हैं दर्जनों की तादाद में। तो लगता है लोगों को लगा कि ये सरकार हमारी सरकार है, तो लोगों को झुकाव है वो मुख्य धारा में आए, और इस कारण से नक्सली सिमटते गए। दूसरी बात यह है कि पहले तो ये है कि बफर जोन में ही कैंप खुलते थे, हम तो अभी उसके मान में जाके कैंप खोले हैं। लोग मांग कर रहे हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और वहां खोला भी जा रहा है। तो इस कारण से अच्छा, वो जो डिमांड कर रहे हैं वहाँ स्कूल नहीं है, स्कूल खोल लो। आंगनबाड़ी मांग रहे हैं, आंगनबाड़ी दे दीजिए। पीडीएस साफ चाहिए उनको, वो हमने देने का काम कर रहे हैं। सोलर लाइट लगाने की बात कर रहे हैं, सड़कें बनाने की मांग कर रहे हैं, सारे काम लगातार कर। जो हैंडपंप मांग रहे हैं, छोटी छोटी मांगे हैं, और उसे वंचित थे तो वो सरकार से वो नाराज थे। तो वो सारी चीज की पूर्ति हम लगातार कर रहे हैं। इस कारण से नक्सली सिमटते जा रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र की बात करें सीएम साहब, तो आदिवासी क्षेत्र में उनकी संस्कृति सुरक्षित रहे, वो उसी तरीके से सहेजी जाए जो उनकी मूल संस्कृति है, साथ ही विकास की भी धारा बहे, और उनको उनकी उपज का सही मूल्य मिले। आपने जो कर दिखाया कि बहुत सारे और भी चीज़ों को जोड़ दिया जिन्हें समर्थन मूल्य पे लिया जाना है, उनकी भी संख्या बढ़ा दी आपने जैसा बताया, वैल्यू एडिशन किया। तो बस्तर में कोई एक सकारात्मक परिवर्तन आप जब जाते हैं देखते हैं? निश्चित रूप से। अब आप जाके देखेंगे वहाँ के, चाहे सड़कों की बात करें, चाहे बिल्डिंग की बात करें, सामाजिक भवनों की बात करें, चाहे उनके आर्थिक स्थिति की बात करें। अब पट्टा बांटने का काम कितना हम लोगों ने किया। शहरों में जो मकान बना कर रह रहे हैं उसके पास कोई पट्टा नहीं था। जगदलपुर में, नगरी में, सब जगह पट्टा बांट रहे हैं। सामुदायिक दावा भी पट्टा दे रहे हैं, उसको कोदो कूट की रागी खरीदने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो इससे अर्थव्यवस्था में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में लगातार काम करने के कारण से ये परिवर्तन आया है। जी, एक अंतिम सवाल पूछूंगा सीएम साहब कि आप मतलब 3 साल आपके हो गए, 2 साल आपके अभी और हैं, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, थोड़ा सा मैं ये भी जनता की तरफ से भी आपको एक संबोधन दूंगा जो जनता आपको संबोधित करती है, काका जी कि काका जी क्या चाहते हैं अगले 2 सालों में, कि ऐसी कौन सी चीज करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं जो बड़ी तीव्र अभिलाषा है आपके मन में कि ये तो 2 साल में करना ही है? देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है। वन संपदा है, खनिज संपदा है, जल है, सब कुछ है यहाँ। लेकिन यहाँ गरीबी है, अशिक्षा है, कुपोषण है, सबको दूर करना है। जो हमारे पुरखे जो सपने देखते थे, समृद्ध छत्तीसगढ़, मजबूत छत्तीसगढ़, संपन्न और शिक्षित छत्तीसगढ़, उसको साकार करना है। और छत्तीसगढ़ के जो भाईचारा है, जो प्रेम है, जो सहिष्णुता है, जो एक दूसरे का सहयोग करने के जो भोलापन है, सहजता है, उसे देश और दुनिया के सामने लाना है। एक सवाल छूट रहा है सीएम साहब, मैं नहीं चाहता इस सवाल के बिना ये खत्म हो इंटरव्यू। वो ये कि अभी तक जो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति थी वो कहीं खोई हुई थी, कहीं दबी हुई थी। छत्तीसगढ़ की अस्मिता जो कि उसकी पहचान थी, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, उस संस्कृति को आपने फिर से जिंदा करके एकदम दौड़ा दिया, खड़ा भी नहीं किया, आपने दौड़ा दिया। भाई, किसी भी समाज की जो पहचान है उसकी संस्कृति है, उसके रहन सहन,
उसके आचार विचार, उसके खान पान, आचार विचार ही संस्कृति बनेगा। तो इन सब चीजों को प्रतिष्ठा दिलाने का काम, हमारे हरेली त्योहार है, हमारे तीजा है, हमारे कर्मा जयंती है, हमारे विश्व आदिवासी दिवस है, तो हमारे छेरछेरा पुन्नी है। तो उस त्योहारों में जो पकवान बनते थे, जो खेल खेले जाते थे, जिस प्रकार का आयोजन होता था, अब वो सीएम हाउस में भी होता है। अब वो फिर पूरे प्रदेश में भी पुनर्जीवित हुआ। होता तो था, लेकिन लोग उस प्रकार से उत्साह से उसमें शामिल नहीं होते थे। अब उसी उत्साह से शामिल होते हैं और इन सब चीजों में गर्व महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ ही मतलब छत्तीसगढ़ का राज्य नहीं था, उसको दिलाने का काम। और फिर यहाँ के जो पकवान है वो अब वो होटलों में मिलने लगा है, पार्टियों में, शादी पार्टी में आप देखेंगे तो वो सब चीज मिलने लगा। जो छत्तीसगढ़ का हमारे डिशेज जो लुप्त हो गया थे, थोड़ा सी जो हीनता थी उसको गर्व में बदलने का काम। तो बात है अभिमान के छत्तीसगढ़ या स्वाभिमान की, गर्वो नवा छत्तीसगढ़। तो ये हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जिन्होंने तमाम विषयों पर खुलकर बात की, अपनी राय रखी। प्रदेश की संपन्नता, प्रदेश की खुशहाली, प्रदेश की समृद्धि और साथ में भाईचारा और एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता का मूल मंत्र उन्होंने जो भी दिया। और ये कहा कि प्रदेश की संस्कृति और विकास दोनों एक साथ आगे बढ़नी चाहिए और दोनों के बीच जो समन्वय है वो हमेशा बना रहना चाहिए। तो ये तमाम विषय थे जिस पर कि मुख्यमंत्री जी ने कहा और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को तमाम क्षेत्रों में नंबर 1 पर पहुंचाया और खुद भी देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री बने। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, ये तमाम जो विषय हैं, वो ये साबित करते हैं कि मुख्यमंत्री ने इन 3 वर्षों में क्या कुछ किया और उसका क्या परिणाम निकला। तो आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।